हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी विद ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। कंसेप्ट करेंगे, उसके साथ में न्यूमेरिकल्स का यूज भी समझेंगे। जो भी इस चैप्टर के अंदर मैं आपको डेफिनेशन दूंगा वो 1 या 2 लाइन की होगी, जिससे फटाफट आपको याद भी हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अरे मम्मी, कल मेरा साइंस का एग्जाम है। मैं बहुत देर से मन्नू भैया की वीडियो से पढ़ रहा हूँ। आज तो मैंने बहुत वर्क कर लिया। अब मुझे समोसे खिलवा दो मम्मी, प्लीज़ कुछ समोसे मंगवा दो बाजार से। अरे बेटे मोटू लाल, तुम हम सबको पागल क्यों बना रहे हो? तुमने कोई वर्क नहीं करा। लेकिन दादाजी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैंने कुछ भी काम नहीं करा? मैं तो सुबह से बैठा बैठा पढ़े जा रहा हूँ। अरे बेटा मोटू लाल, कल तुम्हारा साइंस का पेपर है। मन्नू भैया से वर्क एंड एनर्जी चैप्टर भी पढ़ लो, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि तुमने कुछ भी वर्क नहीं करा। बिल्कुल मोटू लाल, तुम एक जगह पे बैठे हुए थे, तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत सारी पढ़ाई करी तो तुमने बहुत सारा वर्क किया, लेकिन साइंटिफिकली तुमने कुछ भी काम नहीं करा। साइंटिफिकली वर्क डन की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है और रियल लाइफ में वर्क की डेफिनेशन हम लोग थोड़ी डिफरेंट बोलते हैं। जैसे रियल लाइफ में हम लोग बोलेंगे कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हमने बहुत सारा काम कर लिया। हम लोग बातें कर रहे हैं, यार बातें कर रहे हैं, बहुत सारा काम हो गया। ये भी सिंग कर रहे हैं, ये भी एक काम हो गया। रीडिंग, इसको भी हम लोग एक वर्क मानते हैं रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। बट साइंस के केस में ये सारी चीज़ें वर्क नहीं है। तो साइंस फिर किस चीज़ को वर्क मानता है? साइंस उन चीज़ों को वर्क मानता है जब आप एक चेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। अब जैसे मेरे पास में ये ग्लास है, हल्क ग्लास है, ये इसको इस जगह से इस जगह पे मैं ले जा रहा हूँ, तो साइंस के अकॉर्डिंग ये वर्क होगा, ठीक है। अगर हम एक बुक को शेल्फ से उठाकर टेबल पर रख रहे हैं तब भी हम कुछ वर्क कर रहे हैं। रास्ते में जाते हुए कुछ पेबल्स पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं ग्राउंड पे, उनको आप ऐसे ही लात वात मार रहे हो, उन पत्थरों को उनकी जगह से हिला रहे हो, तो वहाँ पर भी आप वर्क डन कर रहे हो। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो उसका स्टेट है, स्टेट क्या होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, तो वो चीज़ चेंज हो रही है, तब हम बोल रहे हैं कि वर्क डन हो रहा है। जैसे ये 2 बच्चे हैं, अब ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, मिलकर इस गधे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्ची क्या कर रही है, इसको पुश कर रही है, ये पुल कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो पुश या फिर पुल वाली फोर्स जहाँ पर भी लग रही है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आ रहा है, तब वर्क डन माना जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक दीवार को ले लो, उस दीवार को मैं पुश करने लग जाऊं, ठीक है, मैं पुश कर रहा हूं, तो अब आप बोलोगे कि सर आप क्या वर्क डन कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। दीवार मूव करी क्या? नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं करा, तो वर्क भी मेरा क्या होगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे उसकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे दीवार को मैंने धक्का देने की कोशिश करी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इस वजह से वहाँ पर मैंने बोला कि कोई भी वर्क नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ये जो है, देखो मेरे पास ये पेंसिल है, पेंसिल को ऐसे यू करके मैंने दूसरी साइड फेंका, तो यहाँ पर ये जो पेंसिल थी पहले यहाँ पर थी, इसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, डिस्प्लेस हुई, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्प्लेस हुई, तो वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ वर्क डन की क्या होती है? वर्क डन तब हम लोग बोलते हैं जब एक साइकिलिस्ट जैसे पैडल कर रहा है साइकिल को, या फिर एक ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, वेट को उठा रहा है। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, नीचे जमीन पर वेट रखा, उसे उठाकर यूं ऊपर ले जा रहे हैं, उठाकर यूं ऊपर ले जा रहे हैं जिम में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वेट को उठा रहे हैं, तो यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है। अच्छा, वर्क डन कब नहीं माना जाएगा? अब ये कुली है, ठीक है, ये जो कुली है इसने अपने सर पर कुछ वेट उठाया हुआ है, उस वेट को उठाकर ये खड़ा हो रखा है, वेट को उठाकर बस खड़ा हो रखा है, ठीक है। तो अब इस पोजीशन में जब ये वेट को अपने सर पर उठाकर खड़ा हुआ है, क्या कोई वर्क डन हो रहा है? वर्क डन नहीं हो रहा। याद रखो कि वर्क डन यहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बस खड़ा है उस वेट को अपने सर पर लेकर। अच्छा,
जब ये उस वेट को उठाकर ज़मीन पर रखेगा, क्या तब कुछ काम हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि तब ये जो बैग था इसके सर से ज़मीन के ऊपर मूव करा है, तो वर्क डन हुआ है, ठीक है। बट अगर ये सिर्फ ऐसे ही बैग को लेकर खड़ा हुआ है तो वर्क डन क्या होगा हमारा? कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, इस बड़े से पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा है, इस रॉक को मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब इस केस में देखो, ये इस रॉक को मूव नहीं कर पाया, तो यहां पर भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। तो वर्क डन बाय अ फिक्स्ड फोर्स को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, वर्क की इक्वेशन कैसे निकल के आती है। सबसे पहले हमारे पास ये बॉक्स था, इस बॉक्स को मुझे इस जगह से इस जगह पे लाना है। कहाँ पर था ये बॉक्स? इस जगह पे था टेबल में, और मुझे इस जगह लाना है। तो इस जगह मूव करने के लिए इस बॉक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। अब जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि ये जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हुई है, ये मूव करा है। क्लियर है बात? क्या बात बोली मैंने कि यहाँ पर एक बॉक्स था, इस बॉक्स को मुझे यहाँ पर मूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस बॉक्स को धक्का देना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। साथ ही में इस बॉक्स की क्या चेंज हो जाएगी? इस बॉक्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब कि ये बॉक्स कुछ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, मतलब हमने जो फोर्स लगाई और जितनी इस बॉक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई। तो वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। अच्छा, वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जिन चीज़ों को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? देखो, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। हम लोग न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं और जूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में हम लोग जूल ही लेते हैं, याद रखना है आपको। तो यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है। यहां पर एक बढ़िया सा मैंने डिफाइन करा हुआ है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन देन द वर्क डन इज 1 जूल। तो यहां पर इस चीज को हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, तो हम लोग यहाँ पर जब भी किसी भी सीढ़ी के ऊपर चल रहे होते हैं तो हम लोग वर्क डन कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन काम कर रहे होते हैं किस चीज़ के अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। देखो ना, ग्रेविटी का क्या काम है? ग्रेविटी का काम है अपनी तरफ चीज़ों को खींचना, लेकिन हम ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे हैं ना, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको वर्क डन का अच्छे सी जो फॉर्मूला है वो भी समझ में आ जाएगा। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, 7 न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। कितनी फोर्स है? 7 न्यूटन की। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 8 मीटर की। उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई जिस डायरेक्शन में हम चाहते थे कि डिस्प्लेसमेंट हो। अच्छा, वर्क डन क्या होगा इस केस के अंदर? वर्क डन क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा ये बॉक्स है, इसके ऊपर हमने कितने न्यूटन की फोर्स लगाई? 7 न्यूटन की। और कितना ये डिस्प्लेस हुआ? 8 मीटर। गिवन चीज़ों को लिख ले। तो फोर्स थी 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट थी 8 मीटर, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पर देखो, हमने निकाला था ना वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर, तो क्या आ जाएगा? 56 जूल। वर्क डन की क्या यूनिट होती है? जूल। तो हम लोग बोल देंगे कि 56 जूल का यहाँ पर वर्क डन हुआ है। क्लियर है? तो यहीं पर हमारा जो एक क्वेश्चन है वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करता है कितनी ग्रेटर फोर्स है और कितने ग्रेटर अमाउंट के अंदर वर्क हो रहा है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे थे। अब 2 बच्चों में से आप किसी भी बच्चे को समझ सकते हो, एक है चंगू, एक है मंगू। चंगू और मंगू दोनों को मैंने क्या करा, दोनों को मैंने बॉल पकड़ा दी। बोला बेटा ये जो बॉल है ना, इस बॉल को फेंको, जो ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीत जाएगा। तो चंगू मंगू दोनों ने बॉल को फेंका दूर तक, दोनों ने बॉल को बहुत दूर तक फेंका। अच्छा, इन दोनों में से जिसकी बॉल ज़्यादा दूरी पर जाएगी वही तो जीतेगा। बिल्कुल सही बात है, जिसकी बॉल ज़्यादा दूरी तय करेगी वही जीतेगा। अच्छा, किसकी बॉल ज़्यादा दूर जाएगी? जिसने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी, ज़्यादा फोर्स से बॉल को फेंका होगा। तो बिल्कुल जितनी ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा वर्क होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहीं पर हमारा जो ये एक कंसेप्ट था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वाला, ये क्लियर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। देखो यहाँ पर ये रहा बच्चा। अब ये जो बच्चा है ना, इसने बॉल को फर्स्ट बार फेंका तो ये यहाँ तक गई, फिर जब इसने दूसरी बार फेंका तो बॉल बहुत दूर तक गई, यहाँ तक गई। तो अब बताओ बॉल दूर किस में आई? इस वाले केस में। तो आप बोलोगे कि इसमें इसने फोर्स ज़्यादा लगाई, इस वजह से जो बॉल है वो ज़्यादा दूर तक गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ज़्यादा हुई। तो जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी मतलब उतना ही ज़्यादा वर्क हुआ है। जितनी दूर बॉल जाएगी उतना ही ज़्यादा आपने काम किया है, उतनी ही ज़्यादा फोर्स से आपने बॉल को फेंका है। तो ये दोनों केस आपको समझ में आ गए होंगे आई होप फटाफट। तो अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो वर्क डन पॉजिटिव किस केस के अंदर होता है? जैसे ये लड़की थी और यहाँ पर इसके पास ये टॉय कार है, इसके अंदर इसने धागा बांधा और इस टॉय कार को ये अपनी तरफ खींच रही है। तो इसने फोर्स लगाई कुछ, और टॉय कार जो थोड़ा दूर थी टेबल के अंदर वो इसकी तरफ खींच के आ रही है, मूव कर रही है। तो मतलब क्या कर रही है? ये कुछ ना कुछ वर्क डन कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन क्या हुआ है? पॉजिटिव। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्क डन क्या हुआ है? पॉजिटिव। अब यहीं पर हमारा एक बदमाश बच्चा आ गया जिसका नाम है बंटी बदमाश। अब बंटी बदमाश ने क्या करा? एक रस्सी फिर दोबारा इस गाड़ी के पीछे बांध दी और जोर से खींचने लगा। अब आप फटाफट बताओ इन दोनों में से इस कार को कौन खींच लेगा? बंटी बदमाश खींच लेगा, ये ज़्यादा पावरफुल है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये अपनी तरफ कार को खींच रहा है, लेकिन लड़की भी अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन उसकी तरफ तो कार आ ही नहीं रही। तो यहाँ पर जो उसका वर्क डन है, मतलब जो भी उसने वर्क करा वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो अपनी तरफ कार को खींच रही थी उस डायरेक्शन में वो कार आई नहीं, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग बंटी बदमाश की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने अपनी तरफ कार को खींचा था तो कार उसकी तरफ जा रही थी। तो यहाँ पर बंटी बदमाश का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन इस लड़की का वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि उसने अपनी तरफ कार को खींचा, कार उसकी तरफ गई ही नहीं। अच्छा, वर्क डन जीरो कब होगा? वर्क डन जीरो होगा इस केस में जब एक कूली भैया है, इन्होंने अपने सर पर बहुत सारे बैग रखे हुए हैं। अब रखकर ये बस खड़े हुए हैं, तो उस समय में अगर हम लोग वर्क डन देखें तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पर वर्क डन विल बी जीरो। बस इस चीज का ध्यान रखना है। देखो कुछ भी काम नहीं हो रहा, लेकिन जब इस बैग को ये उठाकर नीचे रखेंगे या फिर इस बैग को नीचे से अपने सर पर उठाकर रखेंगे तब वर्क कुछ ना कुछ होगा। इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होता है, तब भी हम लोग क्या लेते हैं? उसे नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पर ये रिमोट था, ये रिमोट समझ लो ऐसे रखा है, ये फ्लोर है, ये माइक के ऊपर ऐसे रखा है, इसको फ्लोर मान लो माइक को। अब मैंने इसको रिमोट को ऐसे करके उठाया तो यहाँ पर मैंने क्या करा? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करा। क्या करा? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करा। ग्रेविटी क्या काम कर रही है? इसको नीचे ही रखने का काम कर रही है। ग्रेविटी नीचे की तरफ इसको खींच रही है, मैं इसको ऊपर की तरफ ले गया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव। ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी तो अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है, लेकिन इसको अपनी तरफ खींच ही नहीं पाई क्योंकि मैंने इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ रख लिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, लेकिन उससे पहले ज़रा मोटू लाल के पास चलते हैं। भैया, लेकिन हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम अपने स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं उसके बाद हम सबको ऐसा लगता है हमारे अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो ये जो एनर्जी है ये क्या चीज़ है, ज़रा ये भी बता दो। देखो अभी तक हमने वर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली,
आई होप आपको ऑलमोस्ट क्लियर भी हो गई होंगी। लेकिन एनर्जी क्या चीज़ है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी। निकाल दी एनर्जी की डेफिनेशन मजेदार तरीके से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके अंदर एनर्जी जरूर होगी। ऑब्जेक्ट एनर्जी को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। जैसे मोटूलाल की बात करें, मोटूलाल गया स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड में, मजे से उसने क्रिकेट खेला। अब क्रिकेट खेलने के बाद उसके अंदर का एनर्जी लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब वो एनर्जी को गेन कैसे करेगा? बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे थे कि हम तो सर ग्लूकोज पी लेते हैं, या फिर सर हम तो कुछ खाने पीने की चीज खा लेते हैं, उसके बाद हमें एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी को गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। तो इसने लूज कब करी एनर्जी? क्रिकेट खेलकर। गेन कब करी? जब कुछ खा पी लिया। तो इफ ऑब्जेक्ट डज सम वर्क इट लूजेस एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ काम करता है तो वो एनर्जी को लूज करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो वो एनर्जी को गेन करता है। समझते हैं इस चीज को। देखो, मोटूलाल था, इसने क्रिकेट खेला, एनर्जी डाउन हो गई। अब इसने कुछ खाया, तो जब इसने कुछ खाया तो जो खाने पीने की चीज इसके पेट में गई, उसने कुछ वर्क करा होगा, इसके लिए वर्क किया इसके पेट में जाकर, तो इसको उसके बदले एनर्जी मिल गई। अच्छा, इस चीज को एक फार्मर और एक लड़के की कहानी से भी समझते हैं। अब एक लड़का था जो अपने खेत के अंदर मजे से फार्मिंग करता था। पूरे साल भर उसने फार्मिंग करी। कभी पानी देना हो गया खेत के अंदर, कभी सीड्स को सो करना हो गया, साथ ही में जो खराब वाले ये नहीं होते घास फूस जिसको वीड्स बोलते हैं, इनको रिमूव करना हो गया। अब 6 महीने के बाद बढ़िया से उसकी फसल उग गई। वहां से उसने सारे क्रॉप्स को ले लिया और मजे से उनको खाया, अपना पेट भरा। तो जब शुरू में वो काम कर रहा था, क्या करा उसने? कुछ एनर्जी स्पेंड करी थी। किसके ऊपर एनर्जी स्पेंड करी थी? सीड्स वगैरह के ऊपर। कुछ पानी दिया था, उनकी केयर टेकिंग करी थी। फिर बाद में जब उसे उनके बदले कुछ खाने को मिल गया, सीड्स से उसको क्रॉप मिल गए, फिर उससे खाया, उसने मजे से अपना पेट भरा। तो यहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर उसने अपना वर्क डन करा था, वहाँ से उसे कुछ एनर्जी गेन करने को मिल गई। तो इस तरीके से आप इस लास्ट वाली डेफिनेशन को याद रख सकते हो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा तो वह एनर्जी को गेन करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट से काम करवाएंगे हम लोग तो वो एनर्जी को लूज करेगा। क्लियर? चलो, अब देखो, जो सन है ना, ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी अर्थ के ऊपर अगर हम लोग जिंदा हैं तो सन की वजह से, क्योंकि सन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फिर उसी की मदद से प्लांट्स वगैरह खाना बनाते हैं और फिर हम लोग उसे खा पाते हैं। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल होती है। अच्छा, अगर यहीं पर बहुत सारी एनर्जी की बात कर रहे हो, मतलब सन की एनर्जी की बात कर रहे हो, तब हम लोग यूज करते हैं किलो जूल। बहुत सारी के लिए किलो जूल, छोटी सी एनर्जी के लिए जूल। तो 1 किलो जूल के अंदर कितने जूल्स होते हैं? 1000 जूल्स। एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। 1 जूल का काम करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 1 जूल की एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब जब आप कार चलाते हो तो कार आपकी क्या करती है? कुछ वर्क करती है। तो वर्क करने के लिए कार को किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये जो फ्यूल है आपकी कार के अंदर, ये क्या होता है? इंजन इस फ्यूल को बर्न करता है, जलाता है, तभी तो आपकी कार चलती है। तो ये क्या है? इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, सोनिक एनर्जी को और ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये तो हमने अभी पढ़ा था पिछले ही चैप्टर के अंदर। नहीं पढ़ा तो फटाफट वो वीडियो भी देख लेना, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, न्यूमेरिकल्स कराए हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो भी एक टाइप की एनर्जी है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर 2 जो मेन एनर्जी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी आ जाती है। बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है, बट हमें 2 मेन एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हमें तो सबके बारे में ही पढ़ना है। पढ़ोगे, बड़ी क्लास में आ जाओ, 11th में आ जाओ, मज़े से पढ़ेंगे सबके बारे में। बट अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, देखो बहुत ही छोटी डेफिनेशन बनाई है 1 लाइन की, तुम लोगों के लिए बनाई है जिससे याद रहे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी को।
इससे इजी क्या डेफिनेशन होगी? एनी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग पोजेसेस सम एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी हम लोग बोलेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पर 3 लड़के थे जो साइकिलिंग कर रहे हैं। अब ये जो येलो वाला लड़का है ना, इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, ये देखो बाकी के सब पीछे हैं, येलो वाला सबसे आगे है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? सबसे ज़्यादा। और ये ब्लू वाले के पास थोड़ी कम है, और ये जो रेड वाला है इसको तो बोलेंगे हम बिल्कुल ही इसके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये तो बहुत ही धीरे चल रहा है। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला कैसे निकला काइनेटिक एनर्जी का, यहां पर मैंने दे दिया है। अच्छा, इस फॉर्मूले को करना क्या है? रट्टा मारना है इसको। देखो सिंपल तरीका ये है। ठीक है, अब इसको बढ़िया से आपको लर्न कर लेना है, उसके बाद लास्ट में हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा। अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे? हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स है उन्हें करेंगे। सबसे पहले समझते हैं फॉर्मूला है क्या। ई के, अब ये ई के ऐसे क्यों लिखा है? हाँ भैया, मेरे भी दिमाग में यही सवाल आया। जब काइनेटिक एनर्जी के ई होना चाहिए ना, ये ई के क्यों लिखा है? देखो ये बहुत ही सिंपल बात है कि देखो एनर्जी, और कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम। एम क्या होगा? हमारा मास, और वी क्या होगी? वेलोसिटी। एम क्या होगा? मास, और वी क्या होगी? वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? मास और वेलोसिटी। अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी बता दूं और मास बता दूं, क्या वेलोसिटी निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। लेकिन ये सारी चीज क्वेश्चन करके ही तो समझ में आएंगी। करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 15 kg। सबसे पहले जो ये इंपॉर्टेंट हमें टर्म्स दी होती है इन्हें अंडरलाइन कर लिया करो या लिख लिया करो। ठीक है, साथ ही में उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कितनी है उसकी? 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी क्या फाइंड करनी है अपने को? काइनेटिक एनर्जी जो ये ऑब्जेक्ट पोजेस कर रहा है उसे। तो सबसे पहले मास क्या है ऑब्जेक्ट का? 15 kg। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ यहां पर लिख दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा मास से, मास कितना था? 15, मल्टीप्लाई हो जाएगा v से, v कितना था अपना? वेलोसिटी कितनी थी? 4, और इसका क्या ले लेंगे हम लोग? स्क्वायर। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग इस 4 के स्क्वायर को खोलते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। अब थोड़ा सा बच्चों यहीं पर आपको अपना दिमाग चलाना है, तो न्यूमेरिकल वहीं के वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 16 कट सकता है क्या? 2 से बिल्कुल कट सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय 8। सर ये 1 का क्या हुआ? 1 का तो क्या ही होगा, तुम्हें पता भी है। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्या आ जाएगा? 120 जूल्स। यहीं के यहीं पे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी जो क्या है? 120 जूल्स। आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी आपको, बिल्कुल क्लियर होगी। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपके लिए ये क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बता दिया है मैंने, मास क्या है? 20 kg, और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करनी है? आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट ने पोजेस करी है। कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है फटाफट। लेकिन भैया कमेंट सेक्शन में आंसर देने से हमें मिलेगा क्या? देखो जिसने भी फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दे दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, उसको मैं पर्सनली खुद आकर समोसे खिलाने वाला हूं घर पर। ठीक है भैया, फिर तो मैं अभी आंसर कर देता हूं, लेकिन याद रखना जब भी समोसे लाओ ग्रीन चटनी एक्स्ट्रा लाना। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो हर एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है एनर्जी को, जिसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसको याद रखने का एक मजेदार तरीका बताता हूं। अपने मम्मी पापा को या अपने टीचर्स को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा, बोलते हैं बेटा तुम में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। तो याद रखना कि कौन सा पोटेंशियल है? पोटेंशियल एनर्जी वाला पोटेंशियल है। तो हर एक ऑब्जेक्ट गेन करता है एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हो जाती है, और उसे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जो भी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है उसे बोल रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अपने पास 2 ऑब्जेक्ट थे, एक था ए एक था बी। ये दोनों बॉल थी। इन दोनों बॉलों को मैं जमीन से ऊपर लेकर गया। अब जब जमीन से मैंने ऊपर लेकर गया तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। भैया लेकिन ये चीज हम कैसे बता सकते हैं? ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे।
देखो ध्यान दो, फटाफट क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला, इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है, किस में ज़्यादा होगी? आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पोटेंशियल एनर्जी बी वाले ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्या रीज़न है? सिर्फ ये ऊंचाई पर है इस वजह से होगी ज़्यादा? नहीं। देखो, ये जो अपना वर्क डन कर रहा है, यानी कि वर्क डन कर रहा है, ये किसके अगेंस्ट कर रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। नीचे देखो, मैंने कहाँ से मेजर करा है? नीचे से, ग्राउंड से। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के खिलाफ इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो जिसकी ज़्यादा हाइट होगी उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन दोनों में। तो इन दोनों में किसने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन ज़्यादा करा? बी वाले ने। तो मतलब ज़्यादा एनर्जी किस में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी बी वाले में। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, मतलब पोजीशन की वजह से भी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो ए वाला है इसकी पोजीशन यहाँ पर है और बी वाले की यहाँ पर है। तो बी वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा इसी वजह से है, जस्ट बिकॉज उसकी पोजीशन ए वाले से थोड़ी ऊपर है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसकी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। इसका बी वाले का डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। द एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट गेन्स एट हाइट, जो भी एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट गेन करता है हाइट पर, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी गेन करी है उसने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलते हैं हम इसे भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है। अच्छा, इस चीज में मैटर क्या क्या चीजें करेंगी? एक तो मास, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कितनी हाइट पर हमने उसे रेज करा है, कितने मतलब अर्थ के कंपेयर में हमने उसको कितनी ऊंचाई पर ले गए हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे ले गए थे बट ये नहीं पता कितनी हाइट है। दूसरी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटी किस पावर से उसे अपनी तरफ पुल कर रही है। अच्छा, यहाँ पर जो जी है वो कौन सा यूज़ करा है हमने? स्मॉल जी। याद रखना है स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी? 9.8, याद रखना। तो यहीं पर जो हमारा फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का निकल के आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला विल बी ई पी, यहाँ पर एनर्जी वो भी कौन सी? पोटेंशियल वाली, क्या होगी? एम जी एच, एम मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच। अच्छा, याद रखना जी क्या होगा? जी स्मॉल जी ही लेना है। अब यहाँ पर हमें इस बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, एक बॉक्स था, इसको मैंने ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर रख दिया, यहाँ पर ले जाकर रख दिया। तो अब इसकी मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? इस बॉक्स का मास पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल तो मुझे पता ही है, फोर्स और हाइट। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ गिवन है। देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मतलब ये जो हमारा बॉक्स था इसका मास कितना था? 10 kg। इसको हमने रेज करा एट हाइट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर की हाइट पे रेज करा अबव द अर्थ। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है ध्यान देना। मैंने क्या बोला? मास गिवन है, मास इज 10 kg, और क्या गिवन है? हाइट गिवन है, दैट इज 6 मीटर। क्या क्या गिवन है? मास और हाइट। तो अब सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे किसका? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? PE इजिकल्स टू mgh। यहां पर देखो लिखा था ना मैंने, EP इजिकल्स टू mgh। ठीक है, अब यहां पर हमें गिवन क्या क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 10 kg, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 6 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट आपको इतना तो पता ही होगा, पीछे वाला चैप्टर पढ़ा है कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑब्जेक्ट की, तो क्या करना है? 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो मास है वो लिख लिया 10, 9.8 मैंने क्या लिख लिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर क्या लिख ली? h, हाइट। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा हमारा? 98 मल्टीप्लाइड बाय 6। जब हमने 10 को मल्टीप्लाई करा 9.8 से तो क्या आ गया? 98। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से तो क्या आ जाएगा? 588 जूल। मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी पोजेस करी? 588 जूल की पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट ने पोजेस करी। बहुत ही सिंपल था। अब इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 60 kg है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 60 kg। उसको हमने रेज कराया एट हाइट
10 मीटर अबव द अर्थ, 10 मीटर की ऊंचाई पर उसे हमने रख दिया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी आपको इस ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट करनी है, उस समय जो आपको स्मॉल जी की वैल्यू है वो 10 ले लेनी है। 10 क्यों लेनी है? जिससे कि आप फटाफट क्वेश्चन कर पाओ। बट एक्चुअल वैल्यू क्या है स्मॉल जी की? अपन सबको पता है कि 9.8 इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। बट यहाँ पर आपका आंसर जल्दी हो जाए इसलिए मैंने दिया है। फटाफट इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना अपने आंसर को। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। भैया आपको पता है मैम ने इतना टॉपिक समझाने में ही स्कूल में 3 दिन का टाइम लगा दिया था। न्यूमेरिकल्स भी नहीं करवाए थे मैम ने तो, लेकिन आपने तो पूरा समझा दिया, वो भी इतनी मस्ती और मज़े के साथ। सच में भैया मज़ा आ गया। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले थी और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेम ही रहती है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल थी, इसको मैंने एक किनारे पर रख दिया। तो यहाँ पर जब मैंने इस बॉल को किनारे के ऊपर रखा, तो ये क्या है, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में आई, कुछ ना कुछ इसने एनर्जी गेन करी। किसके अगेंस्ट गेन करी होगी? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? सबसे ज़्यादा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि ये तो मूव कर ही नहीं रही। बिल्कुल सही। अब इस बॉल को मैंने हल्का सा पीछे से टच करा, ये नीचे गिर गई। जब ये बॉल नीचे गिर रही थी तो बीच में मैंने इस बॉल को क्या करा भाई, तुमसे बीच में से रोक कर तुमसे सवाल पूछ लिया। क्या पूछा मैंने कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बताओ। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बॉल मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आती जा रही है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा? आप थर्ड वाले केस में देखो, बॉल नीचे आ गई, ग्राउंड पे आ गई बॉल। अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल आंसर होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, यानी कि 0। 0 क्यों होगी? क्योंकि अब बॉल के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन इस समय जब बॉल नीचे गिरी है तब काइनेटिक एनर्जी को मैं चेक करूंगा, मतलब कि उसकी मूवमेंट की एनर्जी को चेक करूंगा, दैट विल बी मैक्सिमम। तो यहां से हमें समझ में आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कि एनर्जी जो पहले होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगी। ठीक है, बट आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो इस डेफिनेशन को लर्न कर लो और ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप बिल्कुल क्लियरली। नेक्स्ट, we can say that sum of kinetic energy and potential energy at every instant is constant। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमें क्या देखने को मिली, उसके अंदर हमें चेंज देखने को मिला। it is constant, okay, at every instant। Hence we can say that energy is conserved during transformation। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस समय एनर्जी क्या हो रही होती है, हमारी कंजर्व हो रही होती है। अब बात करते हैं हम लोग पावर की। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी काम आप कितनी देर में कर रहे हो उसे ही बोलते हैं हम लोग पावर। रेट आ गया ना ये वर्ड, रेट ऑफ डूइंग। अब आपको याद होगा मोशन वाले चैप्टर से, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसे याद होगा, मैं बार बार समझाता आ रहा हूँ, मोशन वाले चैप्टर से ये चीज़ समझाता आ रहा हूँ कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं। जब भी रेट ऑफ डूइंग आ जाएगा किसी भी चीज़ का तो हमारा टाइम आ जाएगा वहाँ पर। तो पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। इसमें P क्या है? पावर, W क्या है? वर्क डन, और T क्या है? टाइम टेकन। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एम्प्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल एम्प्लायंस की हमें पावर पता करनी होती है तो हम लोग कैसे पता करते हैं? इसी तरीके से। ठीक है, बिगर यूनिट पावर की क्या होती है? बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट और kW। तो 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट होंगे? 1000 वॉट। तो 1000 वॉट को हम लोग 1000 वॉट भी बोल सकते हैं या फिर 1000 जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम चीज हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। एक बॉडी है, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी समझ लो, AC समझ लो, फैन समझ लो, जो कि 20 जूल का वर्क कर रही है इन 5 सेकंड। इसकी पावर निकालनी है।
कितना वर्क करा उसने, 20 जूल का वर्क करा इन 5 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स पावर। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन कितना था, वर्क डन था 20 जूल्स, टाइम कितना था 5 सेकेंड्स। तो पावर कैसे निकल जाएगा, P इज इक्वल्स टू 20 जूल अपॉन 5 सेकेंड। अब इसको कट कर लेंगे, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो पावर क्या हो जाएगा 4 जूल्स पर सेकेंड या फिर 4 वॉट। निकाल ली हमने पावर, बहुत बढ़िया। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक बॉडी है जो कि 80 जूल का वर्क कर रही है इन 10 सेकेंड्स। क्या क्या गिवन है यहाँ पर, हमारा वर्क डन गिवन है और टाइम गिवन है। आपको क्या निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है। कमेंट सेक्शन में फटाफट पावर निकाल के बताना है आपको। अब बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। अब देखो हमने यहाँ पर पावर, ये सारे कंसेप्ट समझ लिए, बट रियल लाइफ में ये सारी चीजें कहाँ काम आती हैं? भैया इस चीज का जवाब मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये सारी चीजें कहीं पर भी काम नहीं आती। ना जाने क्यों हमें टीचर्स ये पढ़ाते रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पता नहीं कहाँ काम आएंगी ये। अरे मोटूलाल, लगता है मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली। नहीं, एक्चुअली में जो साइंस है वो हर जगह काम आती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर के अंदर जो फ़ोन चला रहे हो, आप जिस फ़ोन से अभी पढ़ रहे हो, लैपटॉप चलाते हो या फिर आप जो टीवी देखते हो, ये सब चीज़ें चलती किस पे हैं? बोलोगे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। तो एनर्जी क्या कर रही है, वो एनर्जी आपके जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज है इसे पावर दे रही है। तो पावर दे रही है तभी तो आपका फ़ोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, या फिर घर की लाइट और पंखे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनर्जी तो काम आती है, ठीक है, बट ध्यान देना जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जूल्स वगैरह के अंदर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी स्मॉल यूनिट्स हैं। अच्छा, अगर इसी के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाए जो कि जूल्स के अंदर हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे 10-15 पेज के तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ही बिल आएगा, उस पर मल्टीप्लिकेशन ही होता रहेगा पूरा। तो इस वजह से हमने थोड़ी सी लार्जर क्वांटिटी बनाई कॉमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब कि हमारे घर के यूज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के यूज़ के लिए, या जहाँ पर भी हमें बड़े अमाउंट में कैलकुलेशन करनी थी वहाँ पर हमने क्या बनाया, कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, हमने क्या करा, जो हमारा जूल्स पर सेकंड था उसे किस में बदल दिया, किलोवाट आवर। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल हम लोग समझ लेते हैं। देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट पर आवर। तो 1 हम लोग क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर को kWh। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, ध्यान देना 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट्स होंगे, 1000। 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड्स। मल्टीप्लाई कर लेना, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, मतलब 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। कैलकुलेट करोगे तो 3600 सेकंड्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसको पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो आपका क्या आएगा, 1 10 100 1000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल्स। भाई हो गया ना कितना बड़ा। यहाँ पर सिंपली 1 किलोवाट आवर लिखा है और यहाँ पर 36 लाख जूल्स। भाई साहब, इतनी बड़ी यूनिट हो गई। इस वजह से इसको शॉर्ट करके हम लोग लिखते हैं, दैट इज 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर हम कितने जूल्स लिखेंगे, 3.6 इंटू 106 जूल। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को लिखने की जगह, जूल्स के अंदर लिखने की जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर 1 किलोवाट आवर लिख सकते हैं, और 1 किलोवाट आवर को हम लोग थोड़ा सिंपली अगर बोलें तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब 1 यूनिट हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर जो बिल आता है वो यूनिट्स के अंदर आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है कि 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर जो हमारे घर के अंदर बिल आ रहा है, यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 60 वॉट का है और वो यूज़ कर रहा है एनर्जी, और इस को यूज़ करा जा रहा है 6 आवर पर डे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 60 वॉट का है और वो कितने घंटे चलाया जा रहा है, एक दिन में 6 घंटे। अब हमें कैलकुलेट करना है यूनिट्स के अंदर जितनी एनर्जी उसने कंज्यूम करी है एक दिन के अंदर। सॉल्यूशन क्या होगा, पावर ऑफ बल्ब लिख लेंगे सबसे पहले, तो दैट इज 60 वॉट। अब इसको किलोवाट आवर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.06 किलोवाट।
टाइम कितना हुआ 6 आवर, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनर्जी इसने कितनी कंज्यूम करी, पावर इनटू टाइम टेकन, तो 0.06 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 6 आर, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 0.36 किलोवाट आर। तो 0.36 यूनिट्स हम लोग बोल सकते हैं इसे, ठीक है। 1 किलोवाट आर को हमने अभी बोला था ना यूनिट भी 1 यूनिट, तो यहाँ पर किलोवाट आर भी लिख सकते हो सिंपली, या फिर यूनिट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर हमने यूनिट्स लिख दिया। तो एनर्जी जो ये बल्ब कंज्यूम करेगा दैट विल बी 0.36 यूनिट। अच्छा, अब यही आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। एक बल्ब है जो कि 100 वॉट की एनर्जी यूज कर रहा है फॉर 8 आवर्स डेली, हाउ मैनी यूनिट्स किलोवाट आर के अंदर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर और नोट्स। अभी तो देखो जो हमने ये पूरा चैप्टर समझा ना, ये पूरे नोट्स थे, एक एक लाइन की डेफिनेशन इतना आसान बना दिया है चैप्टर को, और साथ ही में इस चैप्टर की आपको वीडियो भी मिल रही है। तो जिस भी बच्चे को ये नोट्स चाहिए उसको क्या करना है, मेंबर बनना पड़ेगा। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर वो बच्चा बन सकता है। दूसरी चीज़, किसी को सैम्पल पेपर चाहिए, व्हाट इज सैम्पल पेपर, बच्चे बोलेंगे व्हाट इज सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर क्या चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पर जो ये न्यूमेरिकल्स करे, जैसे 1 न्यूमेरिकल यहाँ पर करा, फिर इसके ऊपर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करा, ठीक है। अब ये जो थे ये 1 न्यूमेरिकल्स थे, बहुत कम न्यूमेरिकल्स थे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी अभी क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने सैम्पल पेपर के अंदर ऐड करे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली मेंबर बनना है, तो आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा, मतलब दोनों चीज, सैम्पल पेपर और नोट्स। और एक और तीसरी चीज मिलेगी, वो क्या है, वो आपको है शाउट आउट मिलेगा जो भी मेंबर बनेगा बच्चा। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर जरूर बनो, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत काम की है। सिर्फ इसी चैप्टर के आपको नोट्स और सैम्पल पेपर नहीं मिलेंगे, क्लास 9th के सारे चैप्टर के नोट्स और सैम्पल पेपर just in 1 membership price. So see you in the next video. Thank you so much for watching. मन्नू से ज्ञान लेते रहो. Bye bye till then.